Good morning. My name is Komal from BSc Final Year Chemistry Honors. My presentation on the topic in biological chemistry. बायोलॉजिकल केमिस्ट्री मतलब जो एक बायोकेमिस्ट्री भी होती है, उनको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। अब जो हमारी टॉपिक है वो है एंजाइम एंड कोएंजाइम। जो एंजाइम देखते हैं, मतलब जैसे हम देखते ही हैं कि जो हमारी बॉडी है उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी वजह से हम जीवित कर पाते हैं। जैसे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक बायो कैटलिस्ट या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि अगर जो एंजाइम्स होते हैं उनको अगर हम हटा दें तो एक जो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर, वो काफ़ी स्लो स्पीड से होने लगेंगे। इस वजह से हम जो कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं उनका यूज करते हैं। अब जैसे एंजाइम उनके एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं माल्टेज, इन्वर्टेज, एटीसी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। उसके बाद में जैसे कि हम जो नेचर होता है, जो ये तो बताइए नॉर्मल है कि जो एंजाइम्स है तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होते हैं। कुछ तो एंजाइम्स होते हैं वो सिंपल प्रोटीन होते हैं जो ओनली अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कंजुगेटिव प्रोटीन होते हैं, जिनमें जो प्रोटीन्स को एसोसिएट करते हैं, प्रोटीन मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद नॉन प्रोटीन्स एंजाइम के साथ, जिनका जो काम होता है वो होता है कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो एक सेपरेट उन दोनों की रिएक्शंस होती हैं, मतलब वो जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्टिव साइट मतलब एक्टिव साइट होती है उनके पास, तो उनसे रिएक्ट करके वो एक एंजाइम सेपरेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और जो वो प्रोडक्ट उनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो एंजाइम जो हमारा एंजाइम्स होता है वो उनको वो एडिटिव रहता है, वो उसमें यूज नहीं हो पाता। फिर आगे आता है हमारा फोस्फेटिक ग्रुप। फोस्फेटिक ग्रुप होता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, मतलब कोई मेटल आयन होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो एसोसिएट होते हैं विद प्रोटीन पार्ट के, मतलब प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ में, वो होते हैं हमारे फोस्फेटिक ग्रुप। फोस्फेटिक ग्रुप होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है कोफैक्टर होता है, एक हमारे को एंजाइम होता है। कोफैक्टर से हम समझते हैं कि जो भी हमारा नॉन कोटिंग पार्ट है, मतलब जो मेटल आयन होते हैं वो एसोसिएट होते हैं प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल है अपना आयरन इन हीमोग्लोबिन के अंदर। दूसरा टाइप था वो है को एंजाइम। को एंजाइम में आता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एसोसिएट करते हैं प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ करते हैं। इनका एग्जाम्पल है को एंजाइम का NADH, FADH2 और NADATC। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जैसे कि जो एंजाइम का वो रोल होता है डाइजेशन ऑफ ए फूड के अंदर। तो उससे डाइजेशन है वो क्या होता है, डाइजेशन जो नॉर्मल से है कि जो फूड है उसका डिफ्यूजन हो, मतलब जो हमारा फूड जो हम खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो उनको कन्वर्ट करता है इन डिफ्यूजन पार्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट ही हमारे जो ब्लड वेसल सेल्स हैं उनके अंदर एंटर कर पाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर बाद में आगे हैं कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हम देखते हैं जो एंजाइम, फर्स्ट तो मेन यही है कि वो अपनी जो रिएक्शंस होती हैं वो एक बायो कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं और रिएक्शन को स्पीड को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, उनका जो अगर छोटी सी काफ़ी कम अमाउंट के अंदर, मतलब मिनिमम अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी अगर कोई एंजाइम का यूज करते हैं तो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। थर्ड है, जो भी एंजाइम्स होते हैं उनकी जो टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उनका, उन्हीं के ऊपर वो एक्ट कर सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। इनका एक ऑप्टिमम रेंज भी होती है, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वो एक्टिव रहते हैं। बट जो अगर हम कोई भी एंजाइम है वो 20 डिग्री सेल्सियस के बिलो
और 80 डिग्री सेल्सियस से अबव अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो एक इनएक्टिव की तरह काम करेंगे हमारे एंजाइम। ठीक है, आगे जो है जैसे कि एंजाइम है वो मेन रोल इन वहाँ पे होता है, पीएच है वहाँ भी एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर एक्ट करता है। दूसरा जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्टिव साइट होती हैं वो कंट्रोल की जाती है बाय द इनहिबिटर्स। फिर बाद में उनकी जो मोलिकुलर रेंज होती है वो होती है 40 हैंगर टू 10⁴ टू 10⁶ ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स उनको मतलब कि जो हम वो मतलब डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। तो जो फूड होता है वो हमारे जो बॉडी के अंदर हर पार्ट के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर रहता है। तो देखते हैं कितने टाइम पे किस पार्ट के ऊपर रहता है। जैसे फर्स्टली हम माउथ में लेते हैं, तो जो माउथ के अंदर है वो फूड है मैक्सिमम 5 to 60 सेकेंड के अंदर 5 to 60 सेकेंड तक रहता है। और इनके पीएच है वो हमने पढ़ा था, पीएच है वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उनके पर्टिकुलर पीएच होते हैं। तो हमारे जो माउथ है उसका जो पीएच होता है वो होता है 5 to 6 पीएच तक होता है। उसके बाद में जैसे कि हमारा स्टोमक का जो पीएच होता है वो होता है 1.3। उसके वहाँ पे जो टाइम होता है फूड का वो होता है 30 मिनट to 4 आवर तक। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे जो पीएच की वैल्यू होती है वो होती है 6 to 7 पीएच होती है, और 6 to 7.2 तक होती है। ठीक है, और वहाँ पे जो हमारे उसके फूड के टाइम की वैल्यू है वो होती है 1 to 2 आवर तक होता है। ठीक है, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे जो फूड है वो रहता है 12 to 24 आवर तक, और वहाँ की पीएच वैल्यू सेम जितनी माउथ की थी 5 to 6 पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, ये सब जो एंजाइम्स उनके अलग अलग रोल है। जैसे कि जो एंजाइम्स होती हैं उनकी काफ़ी बेनिफिट भी हैं, क्योंकि काफ़ी डाइजेशन में हर चीज़ में वो काम आते हैं। जैसे उनकी एप्लीकेशन में देखें तो इंडस्ट्रियल में जो एंजाइम यूज होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं वाइन और बियर को बाय द हेल्प ऑफ ए फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, फिर बाद में जैसे कि जो हमारा ग्लूकोज है वो इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द जाइलेज की वजह से। फिर जो इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज एंजाइम्स होता है, उसकी हेल्प से हमारा जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर दूसरा जो हमारे पेप्साइड्स होते हैं उनकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट होता है इन अमाइनो एसिड के अंदर। फिर बाद में जैसे कर्ड है उसको मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे एंजाइम्स होते हैं उनके काफ़ी गोल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके मतलब मैकेनिज़म्स होते हैं। जैसे मैकेनिज़्म में हम समझे तो जो एंजाइम एक्शंस हैं उनके मैकेनिज़्म जो काफ़ी अच्छा है। जैसे की और लॉक होता है उनका मैकेनिज़्म देखते हैं। ये इन्वॉल्व होता है काफ़ी स्टेप के अंदर से। काफ़ी जैसे कि फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है बाइंडिंग ऑफ ए सबस्ट्रेट टू द बाइंडिंग ऑफ ए एंजाइम टू द सबस्ट्रेट एंड टू फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो बनाते हैं। जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से वो होते हैं बाइंड होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं देखते हैं। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनके पास है ना एक्टिव साइट होती है, वो एक्टिव साइट अपनी रखते हैं और उनकी स्पेसिफिक शेप और साइज की होती है वो। तो उन्हीं के ऊपर है ना हमारे जो सबस्ट्रेट हैं वो भी हमारे स्पेसिफिक शेप और साइज के होने से तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम के ऊपर फिट हो सकते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, फिर वंडरवाल फोर्स से वो फॉर्मेशन कर देते हैं फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। फिर जो सेकंड आता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की इन कॉम्प्लेक्स के अंदर बोलेगा। इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी जो कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देती है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर वो एब्सेंट एंजाइम की में होती है तो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी वो हाई होती है। तो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड सबस्ट्रेट
रिएक्ट टू फॉर्म्ड प्रोडक्ट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। थर्ड स्टेप है वो है रिलीज करता है प्रोटॉन को फ्रॉम सरफेस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है वहाँ से प्रोडक्ट है उसका रिलीज होता है। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। वो कैसे होता है कि जो हमारी जो जैसे कि एंजाइम और सब्सट्रेट वहाँ पे रिएक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था। क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है ना उनके पास कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती विद द एंजाइम की साइड के लिए कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। इस वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी रिलीज हो जाता है फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर से। और फिर अगेन जो वो सरफेस है जो कैटलिस्ट जो एंजाइम था उसकी जो साइट एक्टिव साइट है वो फ्री हो जाती है और फिर बाद में अगेन से कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से रिएक्शन है वो चलती रहती है। मतलब कि जो प्रोडक्ट रिलीज जो प्रोडक्ट होता है वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखता एंजाइम की साइट के लिए। इस वजह से वो जो प्रोडक्ट होता है वो रिलीज होता है हमारी सरफेस कैटलिस्ट से। और फिर बाद में वो एक वो साइट होती है वो दोबारा एक्टिव होती रहती है और अगेन वो करेगी। ये प्रोसेस अगेन चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक था कि अगर मतलब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं ओनली एक ही सब्सट्रेट के साथ। इसने सिर्फ इसके बारे में बताया था। बट हाँ अगर एक से ज़्यादा सब्सट्रेट हुए तो फिर क्या होगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारी आई थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जिसमें हमें ये बताया गया था कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा सब्सट्रेट होने पर उनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके भी फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विद सब्सट्रेट टू फॉर्म्स एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें बताया गया था जो हमारे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम टू नियर्स एंजाइम इनएक्टिव रिएक्टिव साइट एंड बाइंड विद एक्टिव साइट और induce change to reactive site of enzymes and it is the complementary fit them forms enzyme separate complex। ठीक है। जो सेकंड स्टेप था उसमें आया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन कॉम्प्लेक्स। उसमें सेम जो हमारी लॉग की तरह था कि वो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड सेपरेट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इन कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो स्टेप था हमारा उसके अंदर आता है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इसके अंदर भी सेम ही था। जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरेक्शन नहीं करता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता एक्टिव साइट के लिए। इसी वजह से वो हमारी जो कैटलिस्ट सरफेस है वहाँ से वो रिलीज हो जाता है और सेम बाद में जो साइट है वो इनएक्टिव हो जाती है, रिटर्न हो जाता है हमारा प्रोडक्ट और सेम वो प्रोसेस सेम चलती रहती है उसके बाद में जैसे चलती थी। ठीक है। ये हमने इसके एंजाइम के बारे में पढ़ा था। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की नेचर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइजेशन एंड मैकेनिज्म एंजाइम एटीसी। अब हम देखते हैं जो हमारे कोएंजाइम्स हैं उनके बारे में। कोएंजाइम्स में हमें जो प्रोस्पेक्टिव ग्रुप होता है उनका ये एक पार्ट था। ठीक है। तो कोएंजाइम्स के अंदर क्या था, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद उसके प्रोटीन पार्ट मतलब एंजाइम के साथ। इसमें ये था कि जो नॉन प्रोटीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव करते हैं इनएक्टिव प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एंजाइम को। ठीक है। जो कोएंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे विटामिन भी हो सकते हैं और विटामिन से ड्राइव भी होते हैं। जो विटामिन से ड्राइव होते हैं ना उनके बारे में हम समझेंगे कि वो विटामिन से कैसे ड्राइव हुए थे। जैसे उनको एंजाइम से उनके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NADH, FADH2, NAD, लिपोइक एसिड ETCM। जो हम एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन से विटामिन से वो कैसे वो ड्राइव होते हैं, जैसे नियासिन से भी होते हैं। ठीक है। कोएंजाइम ए। अब देखते हैं जो कोएंजाइम है अपना ए वो कहाँ से ड्राइव होता है। जो कोएंजाइम ड्राइव होते हैं वो
फर्स्ट जो कोएंजाइम है वो कोएंजाइम ए है, जो डिराइव्ड होता है फ्रॉम पेंटाथोनिक एसिड, जिनको हम विटामिन B5 भी बोलते हैं। अब देखते हैं जो पेंटाथोनिक एसिड है वो क्या एक प्रीक्वेस्ट है कोएंजाइम ए का, और इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। ओके, अब देखते हैं जो एक्टिव फॉर्म होती है कोएंजाइम इज फॉर्म्ड when the vitamin B5 form a peptide bond to crystalline followed by decarboxylation of the cysteine residue and then combined with a derivative of ADP। जैसे कि जो पहला है वो विटामिन B5 मीन्स पेंटाथोनिक एसिड है, उसका हम सेक्टर बनाते हैं। और जो विटामिन B5 है वो पेंटोनिक एसिड एंड बीटा एलेनाइन के बीच में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बनता है। जो ये इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड, और जो ये वाला पार्ट है जिनको हम बोलेंगे बीटा एलेनाइन। ओके, और इन दोनों के बीच में जब पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू हमारा विटामिन B5 बनता है, जिसको हम पेंटाथोनिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, इसके जो बीच में है यहाँ पे हमारा पेप्टाइड लिंकेज हुआ था, पेप्टाइड लिंकेज in between pentoic acid and beta alanine। अब देखते हैं जो सिस्टीन है CYSTIN, इसको हम CYH भी लिखते हैं। इनके और बीटा एलेनाइन के बीच में हमारी डिकार्बोक्सिलेशन होगी और H2 भी वाटर का भी रिडक्शन होगा। ऐसे ऊपर अटैचमेंट होगी, स्टेरिक बॉन्ड बनेगा ADP के थ्रू। जैसे ADP की स्ट्रक्चर है ये, तो ये हमारी ADP की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ADP और जो हमारा पेंटोइक एसिड है उनके बीच में एस्टेरिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कि जो OH है पेंटोइक एसिड का और ADP का जो H है, ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा और वाटर रिलीज होकर इनके बीच में एस्टेरिक बॉन्ड बनेगा, इसको अपन फॉस्फोरो डाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। इनके ये 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगी। यहाँ पे एस्टेरिक बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज होगा और यहाँ पे नीचे डिकार्बोक्सिलेशन और वाटर का लूज हुआ था। इनकी वजह से यहाँ पे जो कोएंजाइम ए है उनकी स्ट्रक्चर बन जाएगी।
कोएंजाइम ए की स्ट्रक्चर के बनते के थ्रू हम देखते हैं कि जो कोएंजाइम ए है उनकी हमारे क्या क्या रोल हैं, क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि जो कोएंजाइम ए होता है वो इम्पोर्टेंट है इन बायोसिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड, फैटी एसिड, क्लोरोस्टेरोल, एटीसी। और जैसे कि कोएंजाइम इज इम्पोर्टेंट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म फॉर पायरुवेट टू एंटर इन Krebs cycle as acetyl coenzyme A. Coenzyme A is important for the transformation of alpha ketoglutarate into succinyl coenzyme A in Krebs cycle. और जैसे कि coenzyme A is usually abbreviated coenzyme A and free coenzyme A is obtained from CoASN SH which has a free sulfide group SH. ओके इस प्रकार से जो कोएंजाइम ए है उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हैं जो फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की इन टीसीए साइकिल के अंदर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और यहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे वाटर का लूज होके इनके बीच में जो पेंटोइक एसिड है और एडीपी के बीच में बोन की फॉर्मेशन हो चुकी, और NH और कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज हुआ है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने डिकार्बोक्सिलेशन होगी और वाटर का लूज होगा। देन विल बी फॉर्म कोएंजाइम ए। और देखिए जो जैसे रिमाइंडर्स ऑफ कोएंजाइम ए प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर दैट द एंजाइम कैन बाइंड एंड ओरिएंट विद catalyzed reaction involving the attached carbon unit. Then this is the vitamin B5 already discussed. That structure is the coenzyme A. तो कोएंजाइम ए किन किन के थ्रू हमने को ड्राइव किया है, जो पेंटाथनिक एसिड उनके थ्रू हमने किया था, जिसमें से पेंटोइक एसिड लिया था, बीटा एलेनाइन लिया था और साइस्टीन लिया था, और कंप्लीट कोएंजाइम ए ड्राइव। अब हम देखते हैं जो NAD एंड NADP है उसको हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम नियासिन से। ठीक है, जो नियासिन होता है जो ड्राइव करेंगे हम कोएंजाइम, जो नियासिन है उसको हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। अब जैसे NAD है फर्स्ट उसको वो करते हैं, तो उसके लिए जो NAD है उसकी फुल फॉर्म होती है निकोटियामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो जैसे कि जो नियासिन है, नियासिन इज द नेम for both nicotinamide and nicotinic acid, either of which can act as precursors of nicotinamide coenzymes. Okay, nitrogen required for synthesis of two coenzyme molecules NAD and NADP. The only difference between NAD and NADP that in NADP phosphate group is attached to the second position of the lower ribose ring. Okay, तो अब इसमें देखते हैं जैसे कि हम फर्स्टली जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कर रहे हैं NAD एंजाइम की स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने क्या देखा है,
कि जो राइबोज रिंग होंगी, जो लोअर राइबोज रिंग होंगी, वहाँ पे अटैच होंगे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन जो हमारी NADP स्ट्रक्चर होगी, वहाँ पे जो लोअर राइबोज रिंग के हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का H हटा के वहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इनमें NAD एंड NADP कोएंजाइम स्ट्रक्चर के अंदर। और कुछ एप्लीकेशन भी हैं कोएंजाइम्स की, वो जैसे देखें तो जो NAD एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और NAD act as electron acceptor and hydrogen carrier in carbohydrate, and protein metabolism act as oxidizing agent. Conversion of a pyruvate into lactate by oxidative decarboxylation. अब जैसे कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे हम NADP की। NADP की फुल फॉर्म है जैसे निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फेट। ओके, इसमें हम देखा ही था जो NAD की स्ट्रक्चर थी, वहाँ के जो सेकंड राइबोज रिंग की, मतलब जो लोअर राइबोज रिंग की, वहाँ के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उनमें से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का H हटा के वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हम अटैच कर देंगे, जिससे हमारी NADP कोएंजाइम की फॉर्मेशन होगी। जो NADPH होती है वो इन्वॉल्व होती है इन फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर, DNA सिंथेसिस के अंदर, और कन्वर्ट फोलेट टू डिहाइड्रोफोलेट DHF के अंदर। दैट्स ऑल। इस करके हमें कि कोएंजाइम जो कोएंजाइम उनकी एप्लीकेशन देखी है NAD और NADP की, तो ये हमारी इनकी स्ट्रक्चर हो गई NAD एंड NADP की। अब हम देखते हैं हमारे जो कोएंजाइम डिराइव कहाँ से हुए हैं, लिपोइक एसिड से हुए हैं। जो लिपोइक एसिड होते हैं फॉर्म एन अमाइड लिंक टू ए स्पेसिफाइड लाइसिन रेजिड्यू ऑफ कर्टेन एंजाइम। द लिपोअमाइड्स प्रोस्टेटिक ग्रुप एक्ट एज एन एसाइल कैरियर इन Krebs cycle. कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम लिपोइक एसिड, जैसे कि लिपोइक एसिड फॉर्म एन अमाइड लिंक टू ए स्पेसिफिक लाइसिन रेजिड्यू ऑफ कर्टेन एंजाइम। द लिपोअमाइड्स प्रोस्टेटिक ग्रुप एक्ट एज एन एसाइल कैरी इन Krebs cycle। देखिए स्ट्रक्चर है लिपोइक एसिड की, इसके ऊपर लाइस एंड एंजाइम अटैच हो जाएगा। अब जैसे कुछ पॉइंट देखते हैं लिपोइक एसिड के। Lipoic acid may not be vitamin, no dietary deficiency has ever been observed, and some evidence suggests that the human can synthesize lipoic acid. It is an essential cofactor for the oxidative decarboxylation of alpha keto acid, where it linked to alpha amino group of a lysine residue of the enzyme dehydrolipoyl transacetylase. It is one of the several prosthetic groups in the multi-enzyme located dehydrogenase complex. So that is lipoic acid. अब जो नेक्स्ट कोएंजाइम है वो डिराइव होगा फ्रॉम विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायमाइन। विटामिन थायमाइन कन्वर्ट टू कोएंजाइम थायमाइन पायरोफॉस्फेट इन एन ATP डिपेंडेंट रिएक्शन। यहाँ पे जैसे दो चीज़ ली है, एक तो लिया है पायरोफॉस्फोरिक एसिड और दूसरा लिया है थायमाइन, जिसके थ्रू हम थायमाइन पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो थाइजोल है और पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। Thiamine has aminopyrimidine ring and thiazole ring, जिसने कंटेन कर रखे हैं मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप। इनके बीच में लिंकड होंगे
ये दोनों लिंक्ड हैं बाय मिथाइलिन ब्रिज। ठीक है, तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है हमारी थायमाइन की, जिसको हम बोल देंगे विटामिन B1। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्लस किसके साथ उनके बीच किसके वजह से फॉर्मेशन होगी, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है P2O7H4। तो हम यहाँ पे हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो OH ग्रुप है विटामिन B1 का और पायरोफॉस्फोरिक एसिड का जो OH ग्रुप है, उनके बीच में हमारी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से वाटर का लॉस होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारी थायमाइन पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम TPP भी बोलते हैं। इसके साथ हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं TPP की, वो देख लेते हैं। It is a coenzyme required for certain type of oxidative decarboxylation reaction of pyruvate to form acetyl coenzyme A in Krebs cycle, including reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex and related enzyme in CHO metabolism. It is an essential coenzyme involved in energy extraction and cellular process in catabolism for sugar and amino acid. TPP is also important coenzyme for deficiency of pyruvate. Thiamine leads to accumulate of pyruvate in blood and thus affect the peripheral nervous system and heart. 1-pyruvate dehydrogenase PDH and 2-alpha ketoglutarate dehydrogenase catalase reaction associated with Krebs cycle. That's all application. So our thiamine pyrophosphate coenzyme formed. एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट, ब्रीथिंग, एब्जॉर्प्शन etc। तो हम देखते हैं जो एनर्जी है एक्टिविटीज करने के लिए वो हमें कहाँ से मिलती है। एनर्जी है वो प्लांट के थ्रू मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ए फूड, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस और एनर्जी को स्टोर करते हैं इन बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव ओकर स्लो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशंस बाय द प्रेजेंस ऑफ ए डिफरेंट एंजाइम एंड कोएंजाइम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है by the breakdown of a glucose and other food molecules by the presence of a oxygen. And finally जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एज ए फॉर्म ऑफ ए ATP। जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज की जाती है फॉर वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। फिर इसी वजह से हम जो हमारी जो एनर्जी है एज ATP उसको क्रंची ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर जो ग्लूकोज है वो फेवरेट सब्सट्रेट होता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इनिशियली तो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर बिफोर इन्वॉल्वमेंट इन द रेस्पिरेशन में। जो अदर सब्सट्रेट होते हैं लाइक फैट, प्रोटीन कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड। जैसे जो फैट होता है वो हमारा ब्रेकडाउन होता है इन द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर। फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन के ऊपर एक एसिड ग्रुप अटैच हो, ग्लिसरॉल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं। फिर अब प्रोटीन है वो ब्रेकडाउन होता है इन अमाइनो एसिड के अंदर। एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 स्टेप के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है क्रेब्स साइकिल, थर्ड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो
स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है फूड का फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फर्स्ट है ग्लूकोज होता है, वो कन्वर्ट होता है इन पायरुवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर फर्दर पायरुवेट कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन में, कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और इन अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट होता है इन फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट के अंदर, एक तो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम ए होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं इन सिट्रिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम्स। देन सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। देन फर्दर साइकिल चलेगी जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। फिर बाद में जो हमारी NADH और FADH2 जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है एज ए फॉर्म ATP, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें आता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उससे दैट इज ओकर इन साइटोप्लाज्मा and involved in 3 process through 10 steps by the presence of different coenzymes and cofactor। ओके, तो जो 3 प्रोसेस थे वो कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट होता है फोस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, सेकंड होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, थर्ड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, थ्रू 10 स्टेप, वो 10 स्टेप देखते हैं। फर्स्ट है जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा जो बनेगा 10 स्टेप में वो होगा पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट है ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट इज एंजाइम इज हेक्सोकिनेज एंड ग्लूकोकिनेज एंजाइम, मैग्नीशियम कोफैक्टर। ओके, then fructose 6-phosphate glucose 6-phosphate convert into fructose 6-phosphate in the presence of phosphoglucose isomerase enzymes, and then fructose 6-phosphate convert into fructose 1,6 diphosphate in the presence of phosphofructokinase enzyme and magnesium cofactor। Then fructose 1,6 diphosphate convert in 2 parts by the presence of aldolase enzymes. 2 parts. First part is dihydroxyacetone phosphate. Second part glyceraldehyde 3-phosphate. Then glyceraldehyde 3-phosphate convert into 1,3 diphosphoglycerate in the presence of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzymes. Then 1,3 diphosphoglycerate convert into 3-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate kinase enzymes and the presence of magnesium cofactor. Then 3-phosphoglycerate convert into 2-phosphoglycerate in the presence of mutate enzymes. Then 2-phosphoglycerate convert into phosphophenol pyruvate in the presence of enolase enzymes and H2 का प्रोडक्शन होगा। आफ्टर दैट phosphophenol pyruvate convert into pyruvate in the presence of phosphophenol pyruvate kinase enzyme, phosphophenol pyruvate kinase enzyme, magnesium cofactors that convert into pyruvate। दो पायरुवेट जो हमने देखा था ग्लूकोज था वो 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुवेट एट लास्ट वो 3 कार्बन कंपाउंड। अब आगे हम देखते हैं सेकंड स्टेप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि हमारी है क्रेब्स साइकिल्स, जिसको हम ट्राई कार्बोक्लिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान हमें सिट्रिक का फॉर्मेशन होती है जो सिट्रिक एसिड है, इसमें 3 कार्बोक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्लिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये हमें मिलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से।
ठीक है। अब इस साइकिल के दौरान देखते हैं हम ये जो पायरुवेट सिस्टम होती है, जो पायरुवेट हमें कहाँ से मिला था, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, क्योंकि वहाँ पे हम ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जो पायरुवेट है, पायरुवेट हमारा है वो कन्वर्ट होगा इन एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर से, क्योंकि और इन द प्रेजेंस ऑफ ए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स और CO2 एंड NADH एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। फिर एसिटाइल को एंजाइम ए है वो हमारा कन्वर्ट होता है सिट्रेट में इन प्रेजेंस ऑफ ए सिट्रेट सिंथेट एंजाइम के में। फिर हमारा जो सिट्रेट होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है इन सिड एकोनिटेज में, एकोनिटेज एंजाइम का यूज होता है और H2O का प्रोडक्शन होता है। फिर बाद में जो सिड एकोनिटेज है उसको हम फर्दर कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेट में। फिर बाद में आइसोसिट्रेट होती है वो फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ पे NADH एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फिर बाद में जो हमारी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है वो कन्वर्ट होगा फर्दर सचिनाइल को एंजाइम ए के अंदर, वहाँ पे CO2 एंड NADH एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। फिर सचिनाइल को एंजाइम ए फर्दर कन्वर्ट इनटू सचिनेट in the presence of succinyl coenzyme A dehydrogenase सचिनाइल कोएंजाइम ए फर्दर कन्वर्ट होगा सचिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सचिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर अगेंस्ट जो सचिनेट होता है वो कन्वर्ट होगा हमारा फ्यूमरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सचिनेट डिहाइड्रोजिनेज में। फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मालेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेट एंजाइम में। मालेट है वो कन्वर्ट होगा ऑक्जल एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ मालेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे NADH एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। फिर ऐसे ही ये साइकिल हमारी चलती रहेगी, इस वजह से हम उनको क्रेब्स साइकिल्स बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन के बारे में देखते हैं। फोस्फोरिलेशन it is the process in which ATP is formed as a result of the transfer electron from NADH or FADH to O2 by a series of electron carrier। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ATP बेसिकली प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम NADH एंड FADH टू द ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जो ATP है वो मेजर सोर्स है, क्योंकि हमारी बॉडी को डे टू डे लाइफ में बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ATP के अंदर 2 स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज एंड सेकंड होगा कीमोओस्मोसिस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज क्या होता है वो देखते हैं। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा NADH का और FADH2 का। ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन का एमिट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन कैरियर उनका ट्रांसपोर्ट करेंगे वो प्रोटीन नंबर कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। एट लास्ट प्रोटीन नंबर 4 है, उसके ऊपर जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, इस प्रोसेस के टाइम जो H पॉजिटिव आयन है उसकी पंपिंग होनी स्टार्ट होगी। पंपिंग के दौरान जब QH2 मीन्स जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड 2 है उसके अंदर एंजाइम है क्विनोन, जब वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन तो वो कन्वर्ट तो हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन के अंदर। अब दोनों हाइड्रोक्विनोन पर जाएंगे साइटोक्रोम C के ऊपर और डिकम्पोजिशन होगा QH2 का। जैसे ही QH2 डिकम्पोज होगा देन वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, H पॉजिटिव आयन एमिट करेंगे एंड कोएंजाइम एमिट करेंगे। इस प्रोसेस के टाइम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का ही यूज करके H पॉजिटिव आयन की पंपिंग करेंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है तो तब पहले जो यूबिक्विनोन रिडक्टेज वो 4 इलेक्ट्रॉन की पंपिंग करेगा, साइटोक्रोम C वो भी 4 इलेक्ट्रॉन की पंपिंग करेगा
और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन की पंपिंग करेगा। देन टोटल पंपिंग है वो 12H पॉजिटिव आयन की होगी जब ऑक्सीडेशन होगा NaDH का। लेकिन जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है उसमें साइटोक्रोम C जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है और 4th है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होगी। मतलब जो सचिनेट डिहाइड्रोजिनेस जिसकी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहते हैं उसमें कोई पंपिंग नहीं होती है। तो ऑक्सीडेशन किया FADH2 को तो टोटल नंबर ऑफ पंपिंग है H पॉजिटिव आयन वो 8 निकल गई। अब जो कंसंट्रेशन है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन इंक्रीज होने लगे तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे तो उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है ऊपर ज़्यादा है। तो अब जो मोमेंटम होगी वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगी, वो होगी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 दैट इज ATP सिंथेस जहाँ ATP बनता है। अब जो इसके अंदर एक हेड है जिसका हम F1 से डिनोट करेंगे, एक स्टॉक होगा, फिर बेस जिसको F0 से डिनोट करेंगे। अब जो बेस है उसके हेल्प से जो आपका 4H पॉजिटिव आयन है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ATP से मीन्स जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है वो मैट्रिक्स से आएंगे विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। और इसी प्रोसेस के टाइम क्या होगा कि ATP कंबाइन करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ टू गिव द ATP। तो वी नो 4H पॉजिटिव गिव 1 ATP। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं NaDH का तो टोटल 12H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए थे, 3 ATP होंगे। FADH2 ने प्रोड्यूस FADH2 का जब ऑक्सीडेशन किया था तो 8H पॉजिटिव उन्होंने प्रोड्यूस किए थे, मतलब वहाँ 2 ATP का बनने सिंथेज होगा। तो जो ये प्रोसेस है एक ऐसी प्रोसेस इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो ख़त्म करके ATP प्रोड्यूस हुआ, उसे ही हम कीमोस्मोसिस कहते हैं। ओवरऑल देखा तो हमने यहाँ पे हमारी 4 स्टेप से फर्स्ट स्टेप था डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NaDH एंड FADH2। सेकेंड स्टेप था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटॉन पंपिंग। थर्ड था स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। फोर्थ था ग्रेडियंट ड्राइवन सिंथेसिस ऑफ ATP। जैसे कि हमारी फर्स्टली हमारी 2 स्टेप थी, एक थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी और थी कीमोस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या था, मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH एंड FADH2 पास फ्रॉम one protein complex carrier to another carrier in a series of redox reaction and oxygen site at the end of the electron transport chain accept electron and pick up proton to form water। और जो कीमोस्मोसिस थी वो एक ऐसी प्रोसेस थी इन विच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज रिएक्शन इट कैप्चर एज ए प्रोटोन ग्रेडियंट एंड विच इज द यूज टू मेक ATP। ठीक है, जो इनकी जो 4 स्टेप थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे उसमें क्या पढ़ा था, डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NaDH एंड FADH2 में था रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर NaDH एंड FADH2 फ्रॉम अदर स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन टू मॉलिक्यूल नियर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन। In this process, they turn back into NAD positives and FAD positive, which can be used in other step of cellular respiration. Second step था electron transfer and proton pumping. As electrons are passed down the chain, they move from a higher to a lower energy level, releasing energy. Some of the energy is used to pump H positive ion, moving then out of the matrix into the inner membrane space. This pumping stabilizes an electrochemical gradient. Third step में splitting of oxygen to form water. At the end of the electron transport chain, electrons are transferred to molecule O2 which split in half and take up H positive to form water. Fourth step में क्या था, gradient driving synthesis of ATP. As H positive ion flow down their gradient back into the matrix, they pass through an enzyme called ATP synthase, which harness the flow of the protein to synthesize ATP। इस प्रकार से हमने ये जो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन थी उनके बारे में देखा। तो ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा था, एनर्जी प्रोजेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इनकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में देखा था, और फिर इसके जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे थे। फिर उनके अंदर जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप था क्रेब्स साइकिल्स, उनके बारे में देखा था। फिर हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में देखा था। फिर जो स्टार्टिंग में जैसे एंजाइम कोएंजाइम के बारे में पढ़े थे कि एंजाइम क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म देखे थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। कोएंजाइम के अंदर उनकी डेफिनेशन, और जो कोएंजाइम्स होते हैं वो हमारे कहाँ से हमने उनको डिराइव किया है, इन सब के बारे में हमने ब्रीफली देखा था, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर। थैंक यू।